हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। आई एम प्रवीण कुमार। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक बातें की थी। आई होप आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल चुकी होंगी। ठीक है, पीडीएफ को अच्छे तरीके से रिवाइज करो क्योंकि उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। जितना मैंने आपको बताया है मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के ऊपर बात करेंगे जो आपका है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करो। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये सेल बायोलॉजी, ये जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स जो कि सेकेंड सेम में पढ़ना है आपको, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, वहाँ हम लोग मोस्ट ऑफ द पोर्शन यहीं पे कवर कर लेंगे तो फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स समझने में बहुत ही आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिटेल में समझते हैं और इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कई बार पूछा भी गया बीएचयू में आपके। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो आता है भाई कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी किसने की थी। तो आप याद रखना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, इन्होंने अपने नाम पे ही, देखो क्या होता है, आप अगर साइंस के बैकग्राउंड से हो तो ये चीज़ आप नोटिस करना, कोई भी साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरी को अपने ही नेम पे रखता है। जैसे यहाँ पे देखो गोल्जी जो थे, कैमिलो गोल्जी जो थे, इन्होंने अपने नाम पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को रखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैमिलो गोल्गी ने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। यहाँ तक क्लियर होता है, भूलना मत। पूछा गया कई बार गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी। ठीक, यहाँ तक क्लियर होता है। चलिए और देखते हैं हम लोग गोल्जी बॉडीज को हम लोग या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। देखिए इसको हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोलेंगे। कई बार आप बुक में देखना गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं गोल्जी बॉडी लिखा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलेंगे। कब? जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपकी लिपिड से भरी होंगी। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग डिक्टियोजोम बोलेंगे। कब? जब ये प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होगा। क्लियर होता है यहाँ तक? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया के भी नाम से जानते हैं, डिक्टियोजोम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल 4 बातें पता चला कि भी आपका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने की थी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, डिक्टियोजोम भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ कहाँ अपसेंट होता है। देखो कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, मैंने जस्ट आपको बताया कि आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो गोल्जी बॉडी बोलो, इट्स डोंट डजेंट मैटर। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, मैंने बताया ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए जो गोल्जी बॉडी है वो कहाँ एब्सेंट होता है? आपके मेच्योर आरबीसी में। मैंने आपको हर एक सेल ऑर्गेनल में बताया हुआ है कि आरबीसी के अंदर केवल और केवल हीमोग्लोबिन होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, दैट मीन्स कि ये यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। और कहाँ एब्सेंट होता है? ये सिव ट्यूब में एब्सेंट होता है। सिव ट्यूब कहाँ पाया जाता है? क्या आप जानते हो? ये प्लांट में पाया जाता है। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो सिव ट्यूब के बारे में, जाइलम फ्लोएम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना याद रखो, गोल्जी बॉडी आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है, सिव ट्यूब के अंदर भी एब्सेंट होता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। पिछले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मोस्टली 3 स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होती है वो कितने स्ट्रक्चर से मिलने पे बनता है? 4 स्ट्रक्चर जब मिलेंगे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं एक 4 स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, वन बाय वन डिटेल समझते हैं। देखिए सबसे पहला आता है सिस्टर्नी।
सिस्टर्नी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखना है। सिस्टर्नी एक अनब्रांच सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहला पॉइंट तो याद रखना है आपको। इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, ये एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अरेंज होता है स्टॉक में। स्टॉक का क्या मतलब है, जैसे एक यहाँ है, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो एक स्टॉक की तरह इसकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब एक मजे की बात, ये 2 पॉइंट को हम लोग समझते हैं फिगर के थ्रू। देखिए, आपको जब मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझाया था तो एक फिगर बतलाया था मैंने आपको, ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर होता है। ठीक है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। ठीक है ना भाई, ये क्या है न्यूक्लियस है। अब देखिए, ये आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है सिस्टर्नी। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या है सिस्टर्नी। अब आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका है कॉन्वेक्स पोर्शन। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि आपका कॉन्वेक्स वाला पोर्शन न्यूक्लियस की तरफ होगा, ये क्या, ये कॉन्वेक्स वाला पोर्शन है और ये किधर है, न्यूक्लियस की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं सीस फेज या फॉर्मिंग फेज। ठीक, क्लियर होता है यहां तक। मैंने क्या बोला कि यदि कॉन्वेक्स वाला पोर्शन न्यूक्लियस की तरफ होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं सीस या फॉर्मिंग फेज, और यदि आपका कॉनकेव वाला पोर्शन, ये क्या है, ये कॉनकेव वाला पोर्शन हो गया, और कॉनकेव वाला पोर्शन यदि सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा, आप यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपको 2 बातें याद रखना है कि यदि सिस्टर्नी का जो कॉन्वेक्स वाला पोर्शन है वो न्यूक्लियस की तरफ होगा तो हम लोग सीस या फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, और यदि सिस्टर्नी का जो आपका कॉनकेव वाला पोर्शन है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा तो ट्रांस या मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। बस क्लियर हुआ है आपको यहां तक। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से। क्या बोला कि कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्नी है विच इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो हम लोग क्या बोलेंगे सीस फेज या फॉर्मिंग फेज, मैंने बताया आपको यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, कॉनकेव सरफेस ऑफ सिस्टर्नी विच इज टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज। क्लियर होता है यहां तक, समझ में आ गया आपको। ठीक है, इस फिगर को आप नोट कर लेना ताकि आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर हो सके। चलो अब बात करते हैं दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसका, ट्यूब्यूल्स है। मैंने आपको बताया था ट्यूब्यूल्स कैसा होता है, ब्रांच होता है, इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है सिस्टर्नी से। ठीक, आया समझ में। मैंने आपको क्या बतलाया, सिस्टर्नी क्या होता है, अनब्रांच होता है, बट ट्यूब्यूल्स आपका क्या होता है, ब्रांच होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, ये लार्ज स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये किससे एसोसिएटेड होता है, ट्यूब्यूल से, और ट्यूब्यूल किससे, सिस्टर्नी से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेसाइकल। वेसाइकल किसको फॉलो करता है भाई, बडिंग। बडिंग समझते हो आप, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे, बडिंग क्या होता है, प्लांट से बड निकलता है, बड टूट के नीचे गिर जाता है, देन वहां से एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से वेसाइकल में क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सिस्टर्नी है, ये क्या करता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर को बना के बाहर की तरफ रिलीज करता है। ठीक है, और इसमें आपका सिक्रेटरी मटेरियल भरा होता है, जैसे कि आपका इसमें हॉर्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे। ठीक है, और ये स्पेरिकल शेप होता है। क्लियर होता है यहां तक। चलिए, तो ये 4 स्ट्रक्चर से मिलके क्या बनता है, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है भाई, सबसे पहला फंक्शन जो है वो है सिक्रेशन। ठीक है, देखिए मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सिक्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखिए जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है
वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करता है, वो सिक्रेशन करता है। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हो गया आपका, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन हो गए। तो पहला फंक्शन याद रखना है, गोल्जी बॉडी सीक्रेट मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स एज वेल एज प्रोटीन, एंड दिस आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। एज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट फंक्शन है एक्रोसोम फॉर्मेशन। पहले आप इसका मतलब समझो। एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है, क्या आप जानते हो? देखिए, स्पर्म का डायग्राम आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा एक्रोसोम क्या होता है। यह स्पर्म का हेड है, ये टेल है, और सबसे टिप में एक ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इंजाइम्स, इसको और बेटर क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ओवम के लेयर को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। आया समझ में? तो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट एट टिप ऑफ स्पर्म फॉर्म एक्रोसोम। गोल्जी बॉडी स्पर्म के टिप पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम के फॉर्म में, और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स भरे होते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोलाइटिक इंजाइम भरे होंगे, और ये क्या करते हैं, ओवम के लेयर को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। देखिए आपके जो ओवम होते हैं ना, उसमें भी 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये लेयर बहुत टफ होते हैं। इसको पेनिट्रेट करने के लिए इंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, और ये इंजाइम एक्रोसोम के पास होता है। ठीक है, तो एक्रोसोम फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडी आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये किसको बनाता है भाई, ये बनाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। गोल्जी कॉम्प्लेक्स फिर बनाता है आपका लाइसोसोम को। ये सीक्वेंस आप याद रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी किसको बनाता है, लाइसोसोम को। ठीक, सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल। जब प्लांट सेल का डिवीजन होता है तो ये सेल प्लेट के फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। ठीक, इसके अलावा ये सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। देखिए प्लांट का जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है। दैट मीन्स कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में जो मटेरियल की आवश्यकता होती है उसकी सिंथेसिस भी आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ते हो तो बहुत अच्छे है, बट इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कहीं ना कहीं पूछा गया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज न करना है। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। दैट मीन्स आंसर क्या जाएगा, बोथ बी एंड सी। ब्लू ग्रीन एल्गी में और बैक्टीरिया में आपका गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर गोल्जी एपरेटस। जस्ट मैंने आपको बताया कुछ देर पहले वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी। क्या वो रॉबर्ट रिमैक थे? नहीं। क्या वो रुडोल्फ वर्चो थे? नहीं। कौन थे वो? कैमिलो गोल्गी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सेल प्लेट फॉर्मेशन। जस्ट मैंने आपको तुरंत फंक्शन बताया हुआ है। कौन सा सेल ऑर्गेनल सेल प्लेट के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है? गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। सिक्रेशन, मैंने बताया आपको ये कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स को सीक्रेट करता है, तो इसका ऑप्शन तो ये है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल ये भी सही है। सेल वॉल फॉर्मेशन, ये भी है। तो क्या आंसर नहीं होगा? फैट सिंथेसिस। गोल्जी बॉडी का फैट सिंथेसिस में कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक, फिर बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया यार, इनफैक्ट ये आपके BHU में भी पूछा गया है।
इन प्लांट्स द नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी आर इंक्रीज ड्यूरिंग, प्लांट्स में गोल्जी बॉडी का नंबर कब बढ़ता है? फूड सिंथेसिस में। बिल्कुल सही बात है, जब प्लांट फूड का फॉर्मेशन कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑपरेट कर रहा होता है, उस टाइम गोल्जी बॉडीज का जो नंबर है वो प्लांट्स में इंक्रीज कर जाता है। तो आप याद रखना, फूड सिंथेसिस के दौरान प्लांट्स में गोल्जी बॉडी का अमाउंट या नंबर इंक्रीज करने लगता है। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, गोल्जी एपरेटस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले किस में ऑब्जर्व किया गया था? क्या बता सकते हो? इसको कहाँ किया गया था? नर्व सेल में। आप याद रखना, गोल्जी एपरेटस को सबसे पहली बार डिस्कवर कहाँ पे किया गया था? नर्व सेल में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। और हाँ, आप ये बात याद रखो, आपको इससे बाहर नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा हायर लेवल का चीज़ पढ़ा देता हूँ। मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो आपको इतना भी डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है, इससे कम ही पढ़ना है। बट मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेंज कवर कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले सेल ऑर्गेनेल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।